नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। हम लोग भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित अ, विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को कर रहे थे। और ये सारे के सारे प्रश्न आयोग द्वारा पूछे गए हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारत सरकार अधिनियम तक के सभी प्रश्न किए थे। और उसके बाद हम लोगों ने संविधान सभा किया था। संविधान सभा के बाद प्रस्तावना के भी जो चुनिंदा प्रश्न थे आयोग द्वारा पूछे गए उनको कर लिया था। आज हम लोग कुछ अनुसूचियों के बारे में और संविधान के भाग और कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पढ़ेंगे जो आयोग द्वारा पूछे गए हैं। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या कहाँ कहाँ की जाती है, ये आपसे कहा है। तो प्रस्तावना में कौन कौन से आदेश और उद्देश्य दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं, जैसे न्याय दिया है, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रताएं दी हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और भी कई सारी चीजें दी हैं जैसे समता, बंधुताएं। तो ये सारी चीजें और हमें कहाँ कहाँ मिलती हैं। तो ये सारी चीजें हमें मिलती हैं मूल अधिकार में भी, राज्यों के डीपीएसपी कल्याणकारी राज्य, आपने एक शब्द पढ़ा होगा, वो प्रस्तावना और डीपीएसपी दोनों जगह वर्णित है। स्वतंत्रताएं हमारी मूल अधिकार में भी हैं। और मौलिक कर्तव्य, कौन कौन से हमारे कर्तव्य होने चाहिए उसके बारे में हमारे प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य, इन तीनों जो ये क्षेत्र दिए हैं, तीन ये जो भाग दिए हैं, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, इन सब में हमें देखने को मिलता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो दूसरा, पहले का। ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। भारत के संविधान का दर्शन नहीं है। भारत के संविधान में राजनीतिक समानता की बात की गई थी। राजनीतिक समानता, समाजवादी राज्य की बात की गई थी। भारत के संविधान में प्रस्तावना में हमने पढ़ा था कल्याणकारी राज्य की भी व्याख्या की गई थी। लेकिन ये जो साम्यवादी राज्य है, इसका वर्णन हमें भारत के संविधान में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किसमें किया है। संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा, ध्यान रखिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में हमें प्रावधान कहाँ मिलता है। ये है 1973 का केशवानंद भारतीवाद। ठीक है। इसी में संविधान के मूल ढांचे की सिद्धांत की व्याख्या की गई थी। आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखो, निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के संविधान में मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई है। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2020 में भी पूछा गया है, इसके बाद लोअर पीसीएस में भी पूछा गया है। आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा ननापीस, चूंकि केशवानंद ही है। इसका भी आंसर क्या होगा, केशवानंद भारतीवाद। ठीक है। 1973 अब ऑप्शन में तो है नहीं, तो सही उत्तर हो जाएगा ननावधीस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली है जो भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है। भारत के संविधान में कौन सी शब्दावली उल्लिखित नहीं है। भारत की संचित निधि, इसका वर्णन है। बजट का वर्णन हमारे संविधान में नहीं मिलता है। बजट की जगह एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका इसके बारे में आर्टिकल 112 में इस प्रावधान दिए गए हैं और इस शब्द का प्रयोग आर्टिकल 112 में किया गया है। और यही शब्द आम बोलचाल में बजट शब्द के नाम से जाना जाता है। अब जरा देख लो बजट क्या है। बजट एक फ्रेंच शब्द है। फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है। चमड़े का थैला, तो याद रखिएगा। हाँ। और ये जो बजट है, फ्रेंच शब्द है बूजे, ये बूजे से मिलकर बना है। बूजे का अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है। और उसी से ये शब्द निकल के आता है बजट। तो आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा। इस शब्द का वर्णन हमारे संविधान में कहीं भी नहीं है। इसके बदले में कौन से शब्द का वर्णन है, हाँ, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित विषयों पर विचार करिए और उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। तो बताइए भाई,
संघ तथा उसका राज्य राज्य क्षेत्र, ये भाग एक में है। मौलिक कर्तव्य, ये भाग चार का में है। ठीक। भाग चार का 1976 इंदिरा गांधी ने ये जोड़े थे सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर। नागरिकता भाग दो में है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग चार में है। तो सबसे पहले आएगा सबसे पहले आएगा भाग एक यानी कि पहला ऑप्शन। दूसरा आएगा ये तीसरा वाला जो कि नागरिकता भाग दो में है, तो ये आएगा। ठीक। तीसरा ऑप्शन आएगा, यहाँ तीन लिखा जाएगा। और इसके बाद आएगा ये चौथा ऑप्शन। ठीक है। तो ये चार आ गया। अब इसके बाद आएगा मौलिक कर्तव्य यानी कि दो। एक तीन चार दो आप देख लो कहां पर है, एक तीन चार दो यही सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर सातवां। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है? हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता कौन सा आर्टिकल देता है? एक भाग है, भाग है 17। ठीक है। कहां से कहां तक है? 343 आर्टिकल से लेकर 351 अनुच्छेद तक। और इसी भाग में प्रावधान है राजभाषा का। राजभाषा का प्रावधान। बात समझ पा रहे हो आप? तो यही है 343। कौन से अनुच्छेद में राजभाषा को कौन से अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है? आर्टिकल है 343। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 371 कुछ भारतीय राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है। नीचे दिए गए राज्यों में कौन इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है? तो अब आप देख लो। आर्टिकल है आर्टिकल 371। 370 जो तो जम्मू कश्मीर वाला था वो तो हाँ खत्म हो गया। देखो 371। 371 में क्या है? 371 में है महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात के पिछड़े इलाकों के बारे में प्रावधान है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में संबंध में विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान। ठीक है। 371 में है। अब आप देखो 371 ही आपसे पूछ रहा है तो महाराष्ट्र भी सही हो जाएगा, और गुजरात भी सही हो जाएगा। इसका जो नहीं वर्णन किया गया है आर्टिकल 371 में, केरल राज्य का वर्णन नहीं किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा पहला। ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से आप पढ़िए और इसको फिर से समझिए। अच्छा, एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 371 का बता सकते हो इसमें काहे का वर्णन है? किस राज्य के जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनके लिए विशेष प्रावधान है? हाँ, नागालैंड। आर्टिकल 371 का खा बता सकते हो आप? असम। असम के बारे में उल्लेख है। 371 का गा क्या बता सकते हो? मणिपुर के बारे में उल्लेख है। ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। ठीक है। यहाँ इन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है? तो दल बदल इसके बारे में प्रावधान मिलता है हमें 10वीं अनुसूची में। ठीक। 52nd 52वां संविधान संशोधन था। 1985 में यह संविधान संशोधन किया गया था और 10वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी और उसी के आधार पर दल बदल, हाँ, कानून लाया गया था। अच्छा, इससे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जब संविधान बना था तो क्या बता सकते हो उस समय कितनी अनुसूची थी? अनुसूची जब संविधान बना था, यानी कि हम ये कहें कि प्रारंभ में हमारे पास कितनी अनुसूची थी? 8। आज हमारे पास कितनी अनुसूची हैं? 12। टोटल कितनी जोड़ी गई थी? 4। नवीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, ये चीजें एकदम रटी होनी चाहिए आपको। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? ये पहला संविधान संशोधन हुआ था 1952 में। नवीं। 10वीं कब जोड़ी गई थी? 10वीं जोड़ी गई थी, ये अभी मैंने लिखा है 52वां। 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? ये हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1993 में। ठीक। और 12वीं 74वां संविधान संशोधन 1993 में। ये चीजें हैं जो फैक्चुअल डेटा है, ये कभी बदलेंगे नहीं। तो आप इनको इत्मीनान के साथ एक जगह नोट्स बनाओ और हाँ रटना शुरू करिए।
तो अब देखो, दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान कहाँ है? यह है 10वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है वो यह प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा? ये पूछा है आपसे। ठीक है, इसमें आप फिर से पढ़ो। आपसे क्या पूछा है? कह रहा है कि उस आर्टिकल को हमें बताओ कौन सा है जो उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होते हैं। वो कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल्स लिखे हैं आपके लिए। आर्टिकल इसमें सबसे पहले आप 140 उठाओ। क्या कहता है 140? सारे के सारे आर्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए आपको। कम से कम 395 जो आर्टिकल्स हैं उनमें कम से कम 100 आर्टिकल्स आपके बिल्कुल, हाँ, जुबान पर होने चाहिए रटे हुए। ठीक है, तो आर्टिकल 140 क्या कहता है? आओ जरा इसको देख लेते हैं। ये कहता है सुप्रीम कोर्ट की आनुषंगिक शक्तियों के बारे में। ठीक है, अच्छा 141 उठा लो। 141 क्या कहता है? ये कहता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ये एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि, ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों में, सभी न्यायालयों में लागू होना। तो ये जो प्रश्न पूछ रहा है इसका उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 141। प्रश्न में भी यही पूछा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी विधि हो वो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगी। और आर्टिकल 141 भी यही कहता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों में लागू होना। आंसर हो जाएगा हमारा पहला। अब आ जाओ 142 में। ये क्या कहता है? 142 और 143 दो ही बचे हैं। 142 कहता है सुप्रीम कोर्ट की जो डिक्री होती है, डिक्री और आदेशों का प्रवर्तन। ठीक। आर्टिकल 143 क्या कहता है? 143 कहता है सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के परामर्श की परामर्श की शक्ति। यानी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। इसके बारे में कहा हमें प्रावधान मिलता है? 143 में। तो ये वाला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। हाँ, 8वीं अनुसूची में संविधान, जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था, अधिनियम द्वारा कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई है? 92वां जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझो, 8वीं अनुसूची में दी है भाषाएं। जब संविधान बना था, ठीक 1950 में, उस समय 8 भाषाएं थीं। आज वर्तमान में 22 भाषाएं, सॉरी उस समय 8 नहीं, 8वीं अनुसूची थी और भाषाएं थी 14। लेकिन आज संविधान में 22 भाषाएं इतनी बढ़ चुकी हैं, 8 भाषाएं जोड़ी जा चुकी हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हो आप? अच्छा, ये 8 भाषाएं जोड़ी जा चुकी हैं, तो आपसे पूछा है कि जो 92वां संविधान संशोधन था उसमें कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई? तो आप जरा देख लो। ये जो 92nd यानी 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन अधिनियम था, 2003 में हुआ था। ठीक, 2003 में। और इसमें जोड़ा गया था बोर्ड मास। आओ देखते हैं बोर्ड मास क्या है। बीओ से बोडो, डी से डोगरी, ये भी भाषा है, एमए से मैथिली, और एस फॉर संथाली। ठीक है, एस फॉर संथाली। देखो, बोडो भी जोड़ी गई थी 92 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, डोगरी भी जोड़ी गई, मैथिली और संथाली। संथाली भी थी, डोगरी भी थी, बोडो भी थी, कोंकणी नहीं थी। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। भारत के संविधान के भाग 9(1) में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। 9(1) 9th ए, यानी कि 9 का ये एक भाग है भारत के संविधान का। ठीक, 9 के का में ये क्या है? क्या जोड़ा गया था इसमें? इसमें जोड़ा गया था, संविधान के भाग 9 में थे पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्र के लिए, लेकिन 9 के का में है शहरी क्षेत्र के लिए, हाँ, शहरी क्षेत्र के लिए नगर पालिकाएं।
नगर पालिकाएं। तो आंसर हो जाएगा शहरी क्षेत्र के लिए। केवल दो हमारा सही होगा। ठीक है, क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्या बता सकते हो जो भाग 9 है वो कहां से कहां तक एक्सटेंड है? आर्टिकल 243 के ता से लेकर कहां तक है? आप मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों के अंतर्गत ये अनुच्छेद दिए हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान क्या है? संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल के तहत होता है, आपसे ये पूछा है। ये आर्टिकल है 108। ठीक, जो आर्टिकल 108 है उसमें कहा गया है दोनों सदनों की या दोनों सदनों में जब गतिरोध हो जाए, विरोध हो जाए आपस में, तो फिर दोनों सदनों में अगर गतिरोध हो जाए तो उनकी संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। ठीक है, और किस मामले में? किसी विधेयक को लेकर अगर गतिरोध हो जाता है। अच्छा, तो फिर संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? बुलाता है प्रेसिडेंट। ठीक है, और फिर इनकी अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? अध्यक्षता करेगा अध्यक्ष। कौन, किसका अध्यक्ष? राज्यसभा का या लोकसभा का? लोकसभा का। ठीक है, क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? एक आर्टिकल है आर्टिकल 300। इसमें जो वर्णन किया गया है वो किया गया है वाद और कार्यवाहियों का। वाद और कार्यवाहियों का। भारत सरकार वाद के रूप में अपना नाम क्या दर्ज कराती है? भारत सरकार का नाम होता है यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा इसको। आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा। ठीक है, अच्छा इसी में मुझे एक आर्टिकल याद आ रहा है, आर्टिकल 300 का यहां पर क्या है? मौलिक अधिकार से उठा के यहां फेंका गया है, वो है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। ठीक है, पहले ये मौलिक अधिकार में था लेकिन अब ये, हाँ, विधिक अधिकार बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल है जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति करता है? ये आर्टिकल सबको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, काफी बार पूछा गया है और काफी सरल भी है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। वित्त आयोग, वित्त आयोग की क्या बता सकते हो? ये इसकी नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है वित्त आयोग, उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी करता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के छठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य पर लागू नहीं होते हैं? जो छठी अनुसूची है, छठी अनुसूची, इसमें किन किन राज्यों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं? इसमें कहा गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान दिया गया है। प्रशासन के बारे में प्रावधान। और कहाँ? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में इसके प्रशासन के लिए, जनजातियों के प्रशासन के लिए। ठीक है, इसमें प्रावधान दिए गए हैं। अब त्रिपुरा है, कह रहा है किस राज्य में लागू होते हैं, तो त्रिपुरा में ही लागू होंगे। छत्तीसगढ़ यहाँ पर नाम ही नहीं है, गुजरात भी इस लिस्ट में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा पहला। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, भारतीय संविधान की छठी जो अनुसूची है उसमें प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो ये लागू होंगे त्रिपुरा में, मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताओ भाई, सही सुमेलित नहीं है। ये आर्टिकल्स दिए हैं और ये आपको दिए हैं इधर, इन आर्टिकल्स में क्या वर्णन वर्णित है वो दिया गया है। आर्टिकल नंबर 127, इसमें क्या है? आर्टिकल 127 में है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो ये तो सही है, बिल्कुल सही है। 93 में क्या है? 93 में है लोकसभा का अध्यक्ष और साथ ही साथ उपाध्यक्ष, इसके बारे में प्रावधान है 93 में। ठीक, तो ये भी सही हो गया, ये दोनों सही है। 83 में क्या है? आर्टिकल 83 में संसद के सदनों की अवधि के बारे में दिया गया है। संसद के सदनों का कार्यकाल बोलो या अवधि बोल दो, तो ये भी सही हो गया। अच्छा, 88 जो दिया गया है, 88 में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन तो नहीं है। 88 में क्या है? 88 में है, यहां हम लिखे दे रहे हैं, संसद संसद में मंत्रियों और
महान्यायवादी, ये महा छूट गया, यहां लिख लो, महान्यायवादी, ठीक है, के अधिकार, इसके बारे में वर्णन आपको मिलता है 88 में, तो आपका यही गलत हो जाएगा। ये 88 में क्या है, आर्टिकल 88 में, 88 में है संसद के मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकारों का वर्णन हमें 88 में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20 में आओ। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक अनुच्छेद है जो उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष के पास एक निर्णायक मत होगा? ये निर्णायक मत इसे ही बोलते हैं कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट किसमें है? कास्टिंग वोट के लिए कौन सा आर्टिकल है, बता सकते हो आप? कास्टिंग वोट के लिए एक आर्टिकल होता है 100, यानी कि इसमें है निर्णायक मत। निर्णायक मत सियासत कहाँ? सदन में। फिर से समझो, आर्टिकल 100 में दिया गया है सदन में निर्णायक मत के प्रावधान। 102 में आ जाओ। 102 में क्या है? सदस्यता की निरर्हता, सदस्यता कैसे जाएगी आपकी, उसके बारे में प्रावधान है। 101 में क्या है? 101 में है स्थानों का रिक्त होना, कैसे सदन के स्थान रिक्त हो सकते हैं, उन सब के बारे में प्रावधान है। और एक आर्टिकल आपको दिया होगा, आर्टिकल 99। तो नर्वस 90 का शिकार कौन होगा? हाँ, जो खड़े होकर शपथ ले रहा होगा। तो सदस्यों की शपथ। अब आप ऐसे समझो इसको, जब 99 पर बैट्समैन पहुंचता है तो फिर वो, हाँ, भगवान से प्रार्थना ही करता है, शपथ लेता है, तो वो शपथ हो जाएगा 99 में। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताओ भाई। समता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है, बिल्कुल सही है। समता समानता के बाद एक और आता है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है? 19 से लेकर 22 तक। अब आता है इसके बाद आता है शोषण का अधिकार। तो जो शोषण का अधिकार है वो आता है 23 और 24 में। तो ये गलत हो जाएगा, शोषण का अधिकार यही गलत है। इसमें दिया है 20-22, जबकि शोषण का अधिकार होता है 23 और 24। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? फिर इसके बाद आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर 28, ये सही है। फिर इसके बाद आता है संस्कृति एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 29-30। और इसके बाद आता है संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या है? ये स्वतंत्रताएं हैं सारी, आर्टिकल नंबर 32। ठीक। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, ये जो स्वतंत्रता है, ये दी गई है आर्टिकल 23-24 में, 20-22 में नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताओ भाई। आर्टिकल 51 मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल सही है, भाग 4 के काम में वर्णित है। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में है, 52 में नहीं है। राष्ट्रपति का निर्वाचन है 54 में। ठीक है। राज्य का महाधिवक्ता 165 में है, सही है। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां 154 में है, ये भी ठीक है। तो यही हमारा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्य का संबंध है? संघ और राज्य के मध्य संबंध जो है वो भाग 11 में है। भाग 11 कहां से कहां तक है? 245 अनुच्छेद से लेकर 263 अनुच्छेद तक है। और इसी में है संघ और राज्य के मध्य संबंध। ठीक है, क्लियर है बात? तो आंसर हो जाएगा हमारा पहला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 24, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है? आर्टिकल है 72। ये चीजें हैं जो एकदम से रटी होनी चाहिए। अच्छा, आर्टिकल 80 क्या कहता है? आर्टिकल 72 है क्षमादान की शक्ति। ठीक है, प्रविलंबन, परिहार वगैरह। तो ये सही हो जाएगा हमारा। क्या बता सकते हो आर्टिकल 80 क्या है? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 कहता है राज्यसभा की संरचना के बारे में। तो आपसे पूछा जाए राज्यसभा की संरचना का प्रावधान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल है 80। ठीक है। क्या बता सकते हो आर्टिकल 74 में क्या है? आर्टिकल 74 में है राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का होना, मंत्रिपरिषद का होना। अब एक और आर्टिकल बचा है, आर्टिकल 78 भी कर लेते हैं। क्या है 78 में? 78 में है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को
जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। प्रधानमंत्री के कर्तव्य, देखो ये आर्टिकल्स पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, और आप देख रहे होगे यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, तो ये एक जगह आप इनकी लिस्ट बना के एज इट इज याद करिए। आर्टिकल 78 में किस आर्टिकल में आपसे पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल में प्रधान राष्ट्रपति को जानकारी देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य बताया गया है? तो आंसर होगा 78। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 25, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद हैं जिसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? निर्वाचन आयोग का प्रावधान कहाँ है? आर्टिकल है 324, इसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, क्लियर बात। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। एक आर्टिकल है आर्टिकल 352, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला इस क्वेश्चन का। आर्टिकल 352 में क्या है? 352 में है आपातकाल। क्लियर है बात, आपातकाल की घोषणा। और 322 में क्या है? 322 में है लोक सेवा आयोग के व्यय। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको एज इट इज याद करने हैं। ठीक है, तो ये संविधान से संबंधित हमारे कुछ स्मरणीय तथ्य थे, इनको आप एक जगह लिखिए। अदरवाइज पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी हाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।